नेक्स्ट हम मार्कशीट बनाना सीखते हैं कि मार्कशीट कैसे बनाई जाती है, उनके डिवीजन, स्टूडेंट के डिवीजन रैंक्स कैसे निकाले जाते हैं, परसेंटेज कैसे निकाले जाए, मार्कशीट का फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम स्कूल का या एकेडमी का नाम लिख लेते हैं। ये हमने नाम लिख दिया और इसको हम अरेंज कर देंगे। सबसे पहले हम डिटेल ऐड कर देते हैं। डिटेल क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए सीरियल नंबर, ये हमने सब्जेक्ट डाल दी हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में हमें यहाँ पे हमें ले लेना है ग्रांड टोटल, फिर ले लेंगे हम परसेंटेज, फिर ले लेंगे हम ये डिवीजन। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हम सीरियल नंबर हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। एक बार हम जैसे 10 स्टूडेंट का मार्कशीट रेडी कर रहे हैं। क्लास हम ले लेते हैं 9th, इसको भी हम ड्रैग कर देते हैं, लेकिन हम इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, तो ऑटोफिल प्रॉपर्टी के कारण 9th, 10th, 11th इस तरह से आ जाएगा। हमें इसी नंबर को लेके सेलेक्ट करना है एरिया और कंट्रोल D कर देंगे तो सेम नंबर ही बाकी सेल पे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हमें नाम ऐड कर लेना है। ये हमने नाम लिख दिए हैं और इनके नंबर्स भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब इसका थोड़ा सा पहले फॉर्मेशन थोड़ा सा बदल देते हैं। तो इन सभी को हमें यहाँ पे मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं और इसका सेंटर अलाइनमेंट, ये इस तरह से हमने इसका ले लिया। और हेडिंग वगैरह हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। इनकी साइज भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद हमें इनमें पूरे में बॉर्डर बना देना है। यहाँ से हम बॉर्डर बना देते हैं। ये बॉर्डर बना दिया हमने। देखिए मार्कशीट का कुछ कंटेंट हमने तैयार किया है और इसको, इस मेन हेडिंग को भी हम थोड़ा सा बोल्ड, इटैलिक वगैरह कर लेते हैं, थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर लेते हैं। देखिए इसका हम थोड़ा सा कलर भी दे देते हैं कुछ और यहाँ से हम चाहते हैं कि इसका बॉर्डर हमें सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो हम आउटसाइड बॉर्डर ले लेंगे और ये बॉर्डर पहले यहाँ से रिमूव कर देते हैं। बॉर्डर हम नो बॉर्डर कर देते हैं और सिर्फ हमें आउटसाइड में बॉर्डर बनाना है तो हम खाली आउटसाइड बॉर्डर बना देते हैं। ये कुछ इस तरह से, ये हमने आउटसाइड बॉर्डर, जब प्रिंट में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये बॉर्डर दिखेगा। अब हमें यहाँ पे जो स्टेप नेक्स्ट यूज लेना है वो है ग्रांड टोटल। इसको हम सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। इन सभी को, सभी का सेंटर अलाइनमेंट ले लेते हैं। ये हमने सेंटर अलाइनमेंट ले लिया। अब हमें यहाँ पे ग्रांड टोटल निकालना है। सबसे पहले ग्रांड टोटल निकालने के लिए हम इक्वल्स टू करेंगे, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे और ये सारे नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, इसको ड्रैग कर देंगे तो बाकी के नंबर भी इस तरह से आ जाते हैं। ये तो हमारी निकल गई ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल के बाद बात करते हैं हम परसेंटेज निकालने की। तो परसेंटेज निकालने का क्या मेथड है? ये सारी चीजें, बेसिक जो चीजें हैं वो सारी आप बेसिक में पढ़ चुके हैं। पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था बेसिक का, उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं, तो उस वीडियो को अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें थी जो हमने बेसिक में कवर की है, लेकिन यहाँ पे वापस वो आपकी रिपीट हो रही है। परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज के लिए ग्रांड टोटल लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया 100 और डिवाइडेड जितने है सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट दे रखे हैं 5, तो 5 सब्जेक्ट के हिसाब से 500 हो गया। ये हमने 500 ले लिया। 77% आए हैं। यही परसेंटेज हम इसको कॉपी कर सकते हैं नीचे, ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद हम निकालते हैं डिवीजन। डिवीजन निकालने के लिए एक फॉर्मूला जो हमें यूज करना है वो फॉर्मूला है इफ का। इफ के फॉर्मूले से हम ग्रेड भी निकाल सकते हैं और डिवीजन भी निकाल सकते हैं। तो डिवीजन निकालने के लिए हम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वल्स टू किया, इफ फॉर्मूला यूज किया, ब्रैकेट ओपन किया। लॉजिकल टेस्ट में ये परसेंटेज वाला सेल हमको लेना है, हमने ले लिया।
उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सेल है, जो परसेंटेज वाला सेल है, वो नंबर 60 या 60 से बड़ा है तो कौन सा डिवीजन उसको मिलेगा? इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट डिवीजन। यानी हमने एक पहली कंडीशन क्या दी कि ये जो सेल का डेटा है, जो परसेंटेज वाली जो सेल है, अगर वो परसेंटेज 60 है या 60 से ऊपर है, इक्वल टू लगाना मतलब 60 भी, यानी 60 भी उसी में काउंट होगा फर्स्ट डिवीजन में, और 60 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो भी सारे फर्स्ट डिवीजन में। तो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या दे दी? परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने ले लिया फर्स्ट डिवीजन को। एक कंडीशन हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर वापस हमें इफ का, यानी इफ को आप बार बार यूज करके उसकी कंडीशन उसमें देनी होगी, तभी आपका फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल बच्चा निकलेगा। तो हमने इफ का फॉर्मूला दोबारा लगाया क्योंकि पहली कंडीशन में हमने 60% दे दिया और दूसरे में हमें सेकंड डिवीजन के लिए निकालना है। तो इफ का फॉर्मूला हम दोबारा लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वापस वही लॉजिकल टेस्ट, वही परसेंटेज लेना है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब हमें जो क्राइटेरिया बनाना है वो है 48, यानी 59 से लेकर 48 तक सारे बच्चे सेकंड डिवीजन में रहेंगे। तो ये कंडीशन हमने सेकंड दी। उसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिख देंगे हम सेकंड, इसको भी हमने क्लोज कर दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया, कॉमा। सेकंड कंडीशन भी हमने दे दी। फिर थर्ड कंडीशन के लिए वापस इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यही लॉजिकल टेस्ट हम वापस लेते हैं, यानी हमारा परसेंटेज वाला सेल। फिर वापस ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब हमें थर्ड कंडीशन क्या देनी है थर्ड डिवीजन के लिए? तो 36। अब हमने कंडीशन क्या दी? 47 से लेकर 36 तक जितने भी बच्चे हैं वो थर्ड डिवीजन में, तो थर्ड की कंडीशन दे दी हमने। ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद जो फोर्थ कंडीशन होगी, थर्ड डिवीजन के बाद बच्चा फेल ही होता है, यानी उससे नीचे जो परसेंटेज है वो फेल का रहेगा। तो फेल के लिए हमें यहाँ पे फोर्थ कंडीशन देनी है। इफ के फॉर्मूले में हमें यहाँ पे देना है लॉजिकल टेस्ट। अब देखिए ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे अब हम ग्रेटर देन नहीं लगाएंगे, तो अब यहाँ पे लगाएंगे हम लेस देन इसलिए क्योंकि अब 36 से ऊपर जितने भी थे वो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन में आ चुके हैं। अब जो बच्चे हैं वो फेल हैं, तो 35 से नीचे वाली कंडीशन देनी होगी, इसलिए हमने लेस देन का साइन लगाया, इक्वल्स टू किया, 35 लिख दिया, और ये हम बना देंगे फेल। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जितने हमने ब्रैकेट ओपन किए उतने ही क्लोज करने हैं। हमने 4 ब्रैकेट ओपन किए, 4 क्लोज करना है, 1 2 3 4, देन एंटर। देखिए ये आ गया फर्स्ट डिवीजन। कंडीशन आपको यही देनी है। कंडीशन थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या कंडीशन अप्लाई की है, किस कंडीशन के लिए, यानी इफ फॉर्मूला हमने कंडीशन के लिए यूज किया, जो कंडीशन आप दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसने रिजल्ट दिया है। तो ये जो इस कंडीशन के लिए 60 और 60 से जितने भी ऊपर है वो फर्स्ट डिवीजन, तो फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं। यही फॉर्मूला हमें बाकी सेल पे भी कॉपी करना है, तो इसको ड्रैग कर देंगे। ये भी 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन। ये देखिए यहाँ पे इसमें थर्ड डिवीजन आया है क्योंकि हमने फॉर्मूला में क्या कंडीशन दी थी वो कंडीशन हमें चेक कर लेनी है। थर्ड डिवीजन के लिए हमने कंडीशन ये दी थी कि 47 से लेकर 36 तक सारे थर्ड डिवीजन आएंगे, तो यहाँ पे थर्ड डिवीजन है, ये वापस फर्स्ट है, इस तरह से सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकंड डिवीजन है, और फेल, यानी 35 से नीचे जो भी होगा वो फेल होगा, तो यहाँ पे फेल आएगा। तो इस तरह से हम डिवीजन निकाल सकते हैं। तो अब हम ग्रेड निकालते हैं। ग्रेड निकालने के लिए वही कंडीशन हम देंगे जैसे हमने डिवीजन में दी थी। सबसे पहले हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे, ये परसेंटेज वाला सेल लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हमें एक कंडीशन देनी है कि कितने परसेंट वालों को ए ग्रेड मिलनी चाहिए, कितने परसेंटेज वालों को बी ग्रेड मिलनी चाहिए। तो हमने एक कंडीशन लगाई है 85। हमने यहाँ पे कंडीशन दी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 85, यानी 85 और 85 से ऊपर जितने भी बच्चों के परसेंटेज हैं वो ए ग्रेड में रहेंगे, उनको ए ग्रेड मिलेगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए, ये हमने ए ग्रेड लिख दी, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेंगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन जो देनी है वो है बी ग्रेड के लिए। तो यहाँ पे हमें वापस इफ फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, ये लॉजिकल टेस्ट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब हमने दूसरी कंडीशन क्या दी है 48, यानी 84 से लेकर 48 तक सारे जो है वो बी ग्रेड में रहेंगे। तो यही कंडीशन हमने इसमें भी दी है और उसी तरीके से दी है। यहाँ पे हमने लिख दिया कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में बी ग्रेड,
और इसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ ही लेना है। उसके बाद थर्ड कंडीशन हमें देनी है, वापस हमने इफ का फॉर्मूला लगाया, ये परसेंटेज वाला सेल लिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36, यानी 47 से लेकर 36 वाले परसेंटेज वालों को सी ग्रेड मिलेगी। तो यहाँ पे हमने ये भी दे दिया है, ये सी ग्रेड हमने लिख दिया है। फिर चौथी जो कंडीशन देंगे वो हम फेल के लिए देंगे, तो चाहे तो आप ग्रेड बना लें उसके लिए या फेल ही लिख लें। यहाँ पे हमने लिखा इफ और यही परसेंटेज वाला सेल लिया। अब हम कंडीशन चेंज कर देंगे यहाँ पे लेस देन का साइन, क्योंकि हमें अब फेल यानी ए बी सी हमने ग्रेड पास वाले बच्चों के लिए लगाई है और जो डी ग्रेड हम दे रहे हैं वो फेल बच्चे। ये कंडीशन आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 और E ग्रेड भी इस तरह से परसेंटेज के आधार पे बना सकते हैं कि कितने परसेंटेज वालों को आपको क्या क्या ग्रेड देनी है। ये जस्ट एग्जांपल के रूप में हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू लेने का मतलब ये है कि जो परसेंटेज यानी 35 जिनके बच्चों के परसेंटेज या 35 से कम जिनके परसेंटेज है उनको यहाँ पे डी ग्रेड दी जाएगी। तो ये हमने लिख दिया डी और 4 बार ब्रैकेट हमें क्लोज करना है। जितनी बार हम ब्रैकेट ओपन करेंगे उतनी बार ब्रैकेट हमें क्लोज करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ग्रेड निकाल ली है। सबसे पहले वाले बच्चे को बी ग्रेड मिला है जिनके 77%, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी थी 85 और 85 से जितने भी बच्चे ऊपर हैं उनको ए ग्रेड मिलेगी, लेकिन 85 से कम है इसलिए बी ग्रेड। इसी को हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास 85 की कोई रेंज में कोई बच्चा नहीं है, हम यहाँ पे कोई चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 89, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया ए ग्रेड आ गई, क्योंकि वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग है। कंडीशन क्या दिए रखी थी हमने 85 और 85 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं जिनके परसेंटेज 85 से ऊपर हैं उनको ए ग्रेड दी जाएगी। देखिए यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 95%, तो देखिए उनको भी ए ग्रेड मिलेगा। तो इस तरह से डिवीजन और ग्रेड निकाला जाता है। फिर हम बात करते हैं रिमार्क्स की। रिमार्क्स क्या होते हैं कि हमें बच्चों को कुछ रिमार्क ऐड करने हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक रिमार्क्स बना रखे हैं कि इतने परसेंटेज वाले बच्चे को एक्सीलेंट देंगे, इतने परसेंटेज वाले बच्चे को वेरी गुड, इतने परसेंटेज वाले को गुड, इतने परसेंटेज वाले को बेटर, इतने परसेंटेज वाले को वर्क हार्ड और इतने परसेंटेज वाले को फेल। तो ये कंडीशन हमें अगर देनी हो तो ये भी हम इफ फॉर्मूला लगा के दे सकते हैं। एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ वैसे तो कोई इनबिल्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन जब हम इफ को बार बार यूज करते हैं अलग अलग कंडीशन देने के लिए तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है नेस्टेड इफ, लेकिन वो फॉर्मूला इनबिल्ट नहीं होता है। उसको इफ को जब बार बार हम यूज करते हैं तो उसी को कहते हैं नेस्टेड इफ। तो यहाँ पे हमें रिमार्क डालने हैं, तो रिमार्क डालने के लिए वही हम काम करेंगे जो हमने पहले किया था। इफ का फॉर्मूला लगाया, परसेंटेज का सेल लेंगे यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में। उसके बाद यहाँ पे हमें लेना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो 95 से 100, तो इसमें हम लिखेंगे 95। क्यों लिखा 95? क्योंकि 95 और 95 से ऊपर सभी बच्चों को हम देंगे एक्सीलेंट। तो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा एक्सीलेंट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। पहली कंडीशन हो गई हमारी कंप्लीट। फिर नेक्स्ट हम वापस इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, ये लॉजिकल टेस्ट लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सेकंड चीज हमने लिए 85, यानी 85 और 85 से ऊपर जितने भी बच्चे होंगे वो सारे वेरी गुड में होंगे, उनको हम रिमार्क क्या देंगे वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने 85 लिखा और यहाँ पे हमने रिमार्क क्या डाल दिया वेरी गुड, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में। फिर वापस इफ का फॉर्मूला लेंगे हम। नेक्स्ट कंडीशन हमने परसेंटेज से लिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर हमने दिया 75, यानी 75 से ऊपर जितने भी बच्चे होंगे उनको हमें क्या देना है, हमें देना है गुड। कहाँ तक? 84 तक, ये हम देंगे यहाँ पे गुड। ध्यान रखिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा आपने ओपन किया है, वापस उसको क्लोज करना है। एक कंडीशन खत्म करने के बाद कॉमा लगाना है, फिर इफ फॉर्मूला वापस यूज करना है, वही परसेंटेज वाला सेल लेना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू करना है। अब हमें 54 लेना है। 54 यानी हम इनको देंगे बेटर। फिर वापस हमें यहाँ पे इफ फॉर्मूला लगाना है, ये परसेंटेज वाला सेल लिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उसके बाद हमें 36, ये क्या बनेंगे हमारे लिए, इनको वर्क हार्ड का हम यहाँ पे
वर्क हार्ड लिख दिया, ये वर्क हार्ड आ गया, यानी 36 से लेकर 53 तक के सारे बच्चे जो हैं वो वर्क हार्ड में रहेंगे। तो इस तरह से सारे रिमार्क्स ऐड हो जाते हैं, जिनके जो परसेंटेज है उस परसेंटेज के आधार पे उनको जो रिमार्क्स आपने इफ कंडीशन में दिए हैं वो उनको उसी तरीके से मिल गए हैं। तो ये एक कंप्लीट आपकी मार्कशीट बनती है जिसमें परसेंटेज, ग्रांड टोटल, डिवीजन, ग्रेड, रिमार्क्स सारे निकाले जाते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें। अगर आप नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लगातार आपके लिए हम नए वीडियोस लेके आते हैं। देखिए, अब जो हम देख रहे हैं वो है रैंक फार्मूला। रैंक फार्मूले को एक्सेल में क्यों यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है ये हम जानेंगे। देखिए, कई बार होता है कि जैसे स्टूडेंट का हमें रैंकिंग निर्धारित करना है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उनके परसेंटेज के आधार पे हमें ये देखना है कि किसको फर्स्ट रैंक दिया जाए, किसको सेकंड रैंक दिया जाए, किसको थर्ड रैंक दे। तो उसके परसेंटेज के आधार पे ये निर्धारित होता है। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वाले बच्चे को फर्स्ट रैंक, उससे लोएस्ट यानी सेकंड, उससे लोएस्ट थर्ड रैंक। तो इस तरह से सारे बच्चों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है रैंक फॉर्मूले से। ये जरूरी नहीं कि आप इसको स्कूल पर्पज से ही यूज करें। आप बेस्ट एम्प्लॉइज छांटना चाहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, तो आपको ये देखना है कि किस एम्प्लॉय ने सबसे अच्छा काम किया है पूरे साल भर में, तो वो रैंकिंग निर्धारित हो जाती है उसके काम के आधार पे। तो किसको हमें 1 पे देना है, किसको 2 पे देना है, तो ये रैंक फॉर्मूला बताएगा। या कोई कंपनी भी अच्छा वर्क करती है, किस कंपनी को फर्स्ट रैंक देना है, किस कंपनी को सेकंड रैंक देना है, तो ये भी सब हम रैंक से कर सकते हैं। कैसे करते हैं रैंक। और एक और चीज हम देखेंगे वो है कस्टम रैंक। अच्छा, रैंक क्या हुआ, रैंक पर्टिकुलर रेंज में किसकी पोजीशन क्या रहेगी ये देखना है। तो पोजीशन कितनी सेट होती है, कैसे सेट होती है, तो ये रैंक निर्धारित करेगा। तो रैंक में सबसे पहले हमें यूज करना है इक्वल्स टू रैंक फॉर्मूला। ब्रैकेट ओपन करके नंबर लेना है, तो हमने परसेंटेज वाला नंबर लिया है, यानी इस परसेंटेज वाले नंबर को हमें कौन सा रैंक देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है रेफरेंस। रेफरेंस यानी जिन पर्टिकुलर रेंज में से हमें उन सभी बच्चों की रैंकिंग निर्धारित करनी है, तो पूरी रैंक सेलेक्ट करेंगे। ये हमने पूरी रैंक सेलेक्ट कर, इसको F4 प्रेस कर देंगे, एब्सोल्यूट बना देंगे। उसके बाद कॉमा करके यहाँ पे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर दे रखा है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में ले, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहें तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ले, जिस ऑर्डर में आप लेना चाहें उस ऑर्डर में। और अगर हमें इनमें से कोई भी चीज यूज नहीं भी करेंगे तो भी ये आपको रैंकिंग निकाल के बताएगा। जो ऑर्डर आप लेना चाहे वो ऑर्डर, और नहीं भी अगर आप सेट करना चाहते हैं कि ऑर्डर मुझे तो यहाँ पे किसको कितनी पोजीशन मिली है वो पोजीशन हम देखना चाहते हैं, तो ये पोजीशन दिखा देते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें उन सभी की रैंकिंग पता चल गई है। अब यहाँ पे इस बच्चे के हाईएस्ट परसेंटेज को फर्स्ट रैंक मिला है, इस बच्चे को हमें यहाँ पे 78% तो सेकंड रैंक मिला है, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरह से सभी की रैंकिंग निर्धारित हो गई उनके परसेंटेज के आधार पर। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो देखिए 8 और 8 2 बार रिपीट हो गया है, क्योंकि इनके परसेंटेज दोनों बच्चों के सेम है। अब दोनों के परसेंटेज सेम होने की वजह से रैंकिंग भी उनको सेम मिली। लेकिन हमें सेम रैंकिंग नहीं रखनी है, किसी को एक रैंक देना ही है, किसी को दूसरा रैंक देना है, दोनों को एक रैंक। देखिए, यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी एम्प्लॉय को हमें एक रैंकिंग उसके काम के आधार पे देनी है। एक बच्चा रेगुलर आ रहा है, उसकी अटेंडेंस फुल है और वो कंटिन्यू अच्छे से होमवर्क भी करता है, तो उस बच्चे को रैंक पहले मिलना चाहिए। एक ने खाली बस अच्छे से लास्ट एग्जाम अच्छे से किया तो उसकी रैंकिंग 8वें नंबर पे आ गई, लेकिन उसका दूसरे बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो साल भर बहुत अच्छा रहा है, तो उसको भी देखा जाएगा और उसके हिसाब से उसको रैंक दी जाएगी। अब रैंक देने के लिए यहाँ पे हमें कौन से को पहला और कौन से को दूसरा नंबर, यानी 8 तो है लेकिन 9 नहीं है, तो किसको 8 बनाया जाए और किसको 9 बनाया जाए, ये कैसे निर्धारित हो, उसके लिए हम यूज करेंगे कस्टम रैंक। कस्टम रैंक क्या होता है, यदि रैंक देते समय 2 रैंक सेम आ जाती है, सिमिलर आ जाती है, तो उसमें हमें एक को पहला और दूसरे को दूसरा नंबर देना ही पड़ेगा। वो कस्टम रैंक से हम देख सकते हैं कि किसको, इन दोनों बच्चों में से किसको पहला नंबर यानी 8वां और किसको 9वां नंबर मिलना चाहिए रैंकिंग में। तो यूज करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें लगाना है रैंक का फॉर्मूला। ब्रैकेट ओपन किया, नंबर लिया ये, उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस में वही पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे हम F4 एब्सोल्यूट, इसको हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं।
अभी देखिए, अभी तो ये सिर्फ रैंक का फॉर्मूला बना और रैंकिंग वापस वो जो निकाली हुई है वही वापस आ जाएगी। हमें ये देखना है कि उन दोनों बच्चों में से किसको पहला और किसको दूसरा नंबर देना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे प्लस काउंटिफ। काउंटिफ का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर रेंज में किसी डेटा को हमने कितनी बार रिपीट किया है ये देखना। तो हमें काउंटिफ में सबसे पहले पूछा जा रहा है रेंज, हम कर देंगे रेंज को सेलेक्ट। उसके बाद दूसरा जो पूछा जा रहा है वो है क्राइटेरिया, यानी हमें किसको सर्च करना है, हमें इसी सेल को सर्च करना है, यानी इस सेल के डेटा को सर्च करना है कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है। अगर एक ही बार होगा तो एक बार बताएगा, 2 बार होगा तो 2 बार बताएगा। और इसको कर देंगे हम क्लोज और एंटर। तो देखिए अभी यहाँ पे इसको पोजीशन 1 मिली, लेकिन कस्टम रैंक में जब हमने जैसे यूज किया तो उसको पोजीशन 2 मिल गई, ये देखिए। लेकिन हमें इसकी पोजीशन 2 नहीं, इसकी पोजीशन तो 1 ही करनी थी, लेकिन यहाँ पे पोजीशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो इस जगह पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला बार में जो आपने फॉर्मूला लगा रखा है, फॉर्मूला के लास्ट में आप -1 कर देंगे। एंड में -1 करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रेंज में फर्स्ट रैंक वो हटा देता है और सेकंड रैंक से स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमें -1 करना पड़ेगा। ये अपने आप वापस 1 आ गया, रैंकिंग 1, और फिर इसको ड्रैग कर देंगे। देखिए ये सभी की रैंकिंग बराबर हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो 8 2 बार थे उनको भी इसमें 8 वाले को इसने रैंकिंग दे दी इसको, और 9 को इसको दे दी। तो इसका मतलब है रैंकिंग सबके पास 1-1 हो गई है, यानी किसी को भी सिमिलर रैंक नहीं मिला है। कौन सा 9 था, कौन सा 8 था, तो इसने बता दिया ये वाला 9 था और ये वाला 8 था। ये कस्टम रैंक हमें बता देता है। अच्छा, इसके पीछे किस तरह से कैलकुलेट हुआ है वो भी हम देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। या तो हमने फॉर्मूला लगा रखा है, लेकिन ये 9 कैसे बना, ये 8 कैसे बना, वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आपका कर्सर इन दोनों सेल पे अपन रखते हैं। यहाँ पे हमने रखा, F2 प्रेस किया, फॉर्मूला शो हो जाता है। हमें सबसे पहले रैंक के पीछे देखना है कौन सा नंबर है, क्या कैलकुलेट किया गया है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और F9 प्रेस करते हैं। देखिए इसके पीछे क्या है, कैलकुलेशन में 8 है। फिर काउंटिव वाला भी सेलेक्ट कर लो और इसको भी F9 कर दो। इसके पीछे क्या है, 2 है। अब ये टोटल कितने हो गए, 8 + 2 10 और -1, और इसके पीछे 9 ही था। तो ये हमें पता चल गया कि 9 कैसे बना। उसी तरह से 8 को भी देख लेते हैं। F2 प्रेस करेंगे, यहाँ से फॉर्मूले में रैंक वाला फॉर्मूला हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक। F9 करेंगे, इसके पीछे क्या था, 8। फिर इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, F9 करते हैं, इसके पीछे क्या था, 1। 8 + 1 -1, तो कितना हो गया टोटल मिला के 8। ये देखिए, इस तरह से हम उस फॉर्मूला बार से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या क्या कैलकुलेशन करके ये 8 और 9 आया है। तो इस तरह से हमें पोजीशन निर्धारित करनी हो तो हम पोजीशन रैंक के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो हम देख रहे हैं वो है लार्ज फंक्शन। देखिए लार्ज फंक्शन का यूज कब किया जाता है, जब हमें टॉप 3, टॉप 5 ऐसे कोई स्टूडेंट, टॉप एम्प्लॉइज हमें बताने हो तो उसको हम लार्ज फंक्शन से बता सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज की रेंज दे रखी है बच्चों की, और उसमें हमें ये देखना है कि किन किन बच्चों ने टॉप किया है। तो टॉप 3 स्टूडेंट हमें अलग करने हैं। तो टॉप 3 स्टूडेंट को हमें निकालने के लिए 2 तरीके हैं। देखो पहला तरीका जो है वो इक्वल्स टू करो, लार्ज फॉर्मूला यूज करो, ब्रैकेट ओपन में यहाँ पे पूछा जा रहा है अरे। अरे मीन्स परसेंटेज रेंज, यानी जिसके आधार पर आपको हाईएस्ट स्टूडेंट निकालने हैं या टॉप आपको एम्प्लॉइज छांटने हैं। तो वो अरे बनेगा, जैसे आपने एम्प्लॉइज की लिस्ट बना रखी है, एम्प्लॉइज का सारा वर्क जो किया हुआ है उसमें लास्ट में उसने कितनी कितनी सेलिंग की है वो सारा आपने एक रिकॉर्ड लास्ट में बना दिया। तो वो रिकॉर्ड जो लास्ट में है वो बनेगा आपका अरे। अभी हमारे पास यहाँ पे अरे क्या है, परसेंटेज वाली रेंज। हमने किया परसेंटेज वाली रेंज को सेलेक्ट। उसके बाद के पूछा जा रहा है, के यानी उसकी कौन सी पोजीशन आप पता करना चाहते हैं। भाई मुझे फर्स्ट पोजीशन पता करना है, इस परसेंटेज के आधार पर फर्स्ट पोजीशन किसको मिली है। तो ये मैंने 1 लिख दिया, क्लोज कर दिया, देन एंटर कर दिया। देखिए अभी जो जिसके परसेंटेज 98.166 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है इस बच्चे के पोजीशन फर्स्ट उसको मिली है। अब ये फर्स्ट पोजीशन नहीं, हमें तो तीसरे स्थान पे कौन आया है वो देखना है, यानी टॉप 3 स्टूडेंट में से तीसरे स्थान पे कौन है वो देखना है। तो यहाँ पे लार्ज का फॉर्मूला लगाओ, ये अरे हमने परसेंटेज वाली रेंज ली, और के में क्या लिख देंगे, हमें थर्ड पोजीशन देखनी है, किस बच्चे की थर्ड पोजीशन है, तो थर्ड लिख दिया हमने, क्लोज किया, एंटर किया। तो जो तीसरे स्थान पे है उसका परसेंटेज ये है,
तो यहाँ पे देखिए ये जो परसेंटेज है ये तीसरे स्थान पे दिया गया है। तो इस तरह से हम एक एक इंडिविजुअली देखना चाहते तो इंडिविजुअली देख लें, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी 1 2 3 3 पोजीशन मुझे देनी है, तीनों पोजीशन को मुझे एक साथ निकालना है, अलग अलग ऐसे से नहीं निकालना है। तो हमें क्या करना है, लार्ज फंक्शन यूज कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, हमने लिया अरे, और फिर अभी हमें यहाँ पे मैन्युअली 1 टाइप न करके ये जो मैंने सेल में लिया है 1 उसको ले लेंगे, यानी उसका सेल एड्रेस क्लोज किया, देन एंटर किया। आंसर तो सिमिलर आया, सेम ही आया, वही आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे सेल लिया था, पहले हमने नंबर लिया था, लेकिन हमें बार बार उसको यूज करना नहीं पड़ेगा, हम इसी को ड्रैग कर देंगे, बाकी का भी आंसर आ जाएगा। तो टॉप 2 पे ये स्टूडेंट है, टॉप 3 वाला ये स्टूडेंट है। तो इस तरह से टॉप स्टूडेंट अगर आपको निकालने हैं एक क्लास में से तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं लार्ज फंक्शन से। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो है स्मॉल, नीचे से हमें लेना है, यानी बॉटम 3 स्टूडेंट या बॉटम 1 सबसे लास्ट में, यानी इस क्लास में ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके सबसे कम परसेंटेज आए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही फॉर्मूला उसी सीक्वेंस में, लेकिन स्मॉल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। स्मॉल लिया, यहाँ पे अरे पूछा जा रहा है, वही हमने परसेंटेज अरे ले लिया, ये परसेंटेज रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ये टॉप वाला यानी बॉटम 1 यानी सबसे लास्ट में कौन है, सबसे लास्ट में ये है, या फिर आप अगर 1 लिखना चाहें तो हम 1 लिख लें, जैसे हमने लाज में भी करके बताया था। तो सबसे कम परसेंटेज जो है वो इस स्टूडेंट के हैं जिनके परसेंटेज ये बने हैं, तो जनरली वो क्या है, फेल है। इस तरह से अब अगर हमें इसको ड्रैग करना है तो ड्रैग करने से अभी आपको आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने ले रखा है 1, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा हमने लार्ज में भी बताया था वही करेंगे, हम इक्वल टू करेंगे, स्मॉल लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अरे लेंगे, उसके बाद ये सेल एड्रेस ले लेंगे, क्लोज किया, एंटर किया। लास्ट पोजीशन पे जो है ये वाला परसेंटेज है, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर ये वाला परसेंटेज, उसके ऊपर कौन है, ये वाला है। तो लास्ट के 3 स्टूडेंट सामने आ गए जिनके कम कम परसेंटेज बने हुए हैं। तो बॉटम 3 या टॉप 3 या टॉप 5 या टॉप 1 बॉटम 1 अगर आप देखना चाहें तो लार्ज और स्मॉल से आप देख सकते हैं। तो छोटा सा कंसेप्ट था लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा, और इससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहेगी। देखिए, मार्कशीट की सीरीज में हम एक और चीज़ देखते हैं, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है किसी कॉलम में किसी वैल्यू को कितनी बार रिपीट किया गया है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी फार्मूला यूज़ करके हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने परसेंटेज लिए हैं, परसेंटेज के आधार पे हमने ग्रेड निकाली हुई है। हमें ये देखना है कि कितने बच्चों को ए ग्रेड मिली है, कितने बच्चों को बी ग्रेड मिली है, कितने बच्चों को सी और कितने बच्चों को डी और ई मिली है। तो उसके लिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में जो मेन चीज़ होती है वो है हमें बनाना पड़ेगा इंटरवल। हमारे पास परसेंटेज है, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं, परसेंटेज निकालना, ग्रेड निकालना। हमारे पास जो परसेंटेज का क्राइटेरिया हमने बनाया 95 से 100 यानी ए ग्रेड। 95 से लेकर 100 तक के जो बच्चे हैं जिनको परसेंटेज ये मिले हैं उनको ए ग्रेड मिलेगी। तो उसका इंटरवल जो बनता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी 100, 95 और 100 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, 100, तो हमें इंटरवल बनाना पड़ेगा, हमने बना दिया 100। उसके बाद इसी में आपको 85 से 94 यानी बी ग्रेड वाले बच्चों को 85 से 94 बी ग्रेड मिलेगी, जिसमें हायर नंबर यानी मैक्सिमम नंबर कौन सा है 94। 75 से 84 सी ग्रेड, जिसमें इंटरवल बन गया 84। 54 से 74 के बीच के जितने भी बच्चे हैं वो डी ग्रेड में, मैक्सिमम नंबर बन गया 74। और 36 से 53 ई ग्रेड, और उनको 53 उसका मैक्सिमम नंबर हमने इंटरवल बना दिया। तो ये इंटरवल आपको फ्रीक्वेंसी के लिए ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी में इंटरवल जो बनाया जाता है हमेशा मैक्सिमम नंबर का होता है, मिनिमम नंबर का कभी भी नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी हम बना रहे हैं और फॉर्मूला हम लगाते हैं फ्रीक्वेंसी का। ये हमने फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला लिया। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले पूछा जा रहा है डेटा अरे, यानी डेटा अरे क्या बनेगा हमारा परसेंटेज, यानी परसेंटेज के आधार पे उसके ग्रेड बनते हैं, और ग्रेड के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनानी है कि फर्स्ट ग्रेड किसको मिली है, बी ग्रेड किसको मिली है, ए ग्रेड किसको मिली है। फिर है बीन्स अरे। बीन्स अरे यानी वो इंटरवल जो हमने बनाया है वो लेंगे, देन इसको क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है, यानी 95 से 100 जो परसेंटेज हैं जितने बच्चों को, वो 4 बच्चे हैं जिनको ए ग्रेड मिली है। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, यानी 4 बच्चों को ए ग्रेड मिली है। तो ये 4 बच्चों को ए ग्रेड
यहाँ पे दिखा रहा है। बी ग्रेड जो है वो 2 बच्चों को मिली है, तो वो भी चेक कर लेते हैं जिनके परसेंटेज 85 से 94 के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए 2 बच्चे हैं वो बी ग्रेड वाले, एक देख लिया यहाँ। आप चाहे तो परसेंटेज पे भी देख सकते हैं, आप चाहे तो ग्रेड के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो ये बी ग्रेड एक यहाँ दे रखा है, एक यहाँ दे रखा है, तो पूरी सीक्वेंस में बी ग्रेड 2 बच्चों को मिली है। फिर सी ग्रेड है जो 3 बच्चों को मिली है, तो 3 बच्चे यानी 75 से 84 परसेंटेज वाले हैं। तो ये देखिए सी एक तो यहाँ है 1, ये 2 और ये 3, तो सी ग्रेड जो है वो 3 बच्चों को मिली है। फिर डी ग्रेड जो है वो इस परसेंटेज और इस परसेंटेज पे है, तो 4 हैं यहाँ पे हमारे पास डी ग्रेड वाले बच्चे। तो देखिए एक तो यहाँ पे दे रखा है ये डी ग्रेड 2, 3 और 4, यानी 4 बच्चे हमारे डी ग्रेड के हैं जिनके परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो इनके परसेंटेज भी वही हैं, यानी 54 से लेकर 74। तो ये 57 है, इसके 67 है, इसके यहाँ पे 62 है, तो उसी क्राइटेरिया में है वो जो हमने यहाँ पे दिया है। फिर है 36 से 53 ई ग्रेड, 2 बच्चे हैं, तो एक तो ये रहा ई ग्रेड और दूसरा ये, यानी फ्रीक्वेंसी आपको ये बता रहा है कि कौन सा कैरेक्टर या कौन सी वैल्यू इसमें रिपीट की गई है, फ्रीक्वेंसी वही आपको बता रहा है। चाहे आप परसेंटेज पे देखेंगे तो भी वही आपको चीज़ दिखेगी, लेकिन परसेंटेज में हमने जो क्राइटेरिया बनाया है उसके बीच के नंबर आपको दिखेंगे। लेकिन ग्रेड सबको एक एक जो दे रखी है वही दिखा रहा है कि भाई ए ग्रेड जो है वो 4 बच्चों को मिली तो 4 बता रहा है, बी ग्रेड 2 बच्चों को मिली तो 2 का बता रहा है। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये इसको मार्कशीट पे ही यूज़ किया जाए, आप अपने एम्प्लॉयज़ की रेट के हिसाब से, उनकी सेलिंग रेट के हिसाब से आप उसका भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि टॉप में कौन है, फिर बॉटम में कौन है, फिर इस तरह से हमें फ्रीक्वेंसी बनाई जा सकती है। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी। मार्कशीट की सीरीज में एक और चीज हम देखते हैं, हमने परसेंटेज निकालना सीखा, डिवीजन निकालना सीखा, ग्रेड निकालना सीखा, रिमार्क्स निकालना सीखे, लेकिन एक चीज और चीज होती है जो आपको क्लास के अंदर ये पता करना है कि बॉयज टॉपर है या गर्ल्स टॉपर है। तो ये कैसे पता चले कि बॉयज टॉपर है या गर्ल्स टॉपर है? सबके परसेंटेज अलग अलग हैं, तो उस परसेंटेज के आधार पे हमें ये पता होना चाहिए कि बॉयज टॉपर आ रहे हैं या गर्ल्स टॉपर आ रही है। तो एक सिंपल से फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि बॉयज टॉपर है या गर्ल्स टॉपर है। ये सब चीजें किस पे आधारित है? परसेंटेज पे। ये हमने परसेंटेज निकाल रखा है। हमें यहाँ पे बॉयज का पहले क्राइटेरिया देख लेना है कि बॉयज का कितना परसेंटेज है, यानी बॉयज में ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनके परसेंटेज हाईएस्ट परसेंटेज है, और गर्ल्स में ऐसी कौन कौन गर्ल्स हैं जिनकी परसेंटेज हाईएस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही निकलेगा। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लगाना है, वो है काउंटिफ्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें आपसे क्राइटेरिया रेंज पूछा गया है। क्राइटेरिया रेंज का मतलब ये होगा कि आपको एक जो टेबल आप बनाते हैं, जो मार्कशीट आप रेडी करते हैं, उसमें एक बॉय और गर्ल का एक कॉलम और से बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे इस बॉय और गर्ल वाली रेंज को सेलेक्ट करना है। ये हमारी क्राइटेरिया रेंज 1 है, कॉमा किया। अब इसमें क्राइटेरिया पूछ रहा है। अब क्राइटेरिया कौन है, बॉय या गर्ल? पहले हम बॉय का निकाल रहे हैं तो बॉय वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, अब क्राइटेरिया एरिया रेंज 2 पूछ रहा है, यानी पहली रेंज तो हमने ले ली, दूसरी रेंज कौन सी होगी? तो किसके आधार पे ये निकलेगा? वो परसेंटेज के आधार पे, तो परसेंटेज वाली रेंज आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कंडीशन देनी है। कंडीशन हमें क्या देनी है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके ग्रेटर देन 60 लिखेंगे, हाँ, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हमने क्यों लिखा? 60 और 60 से ऊपर, यानी 60 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो टॉपर हैं, यानी 59 हुए तो भी नहीं होगा, 60 और 60 से ऊपर जितने भी बच्चे होंगे वो सभी क्या होंगे? टॉपर होंगे। उनके परसेंटेज हाई फर्स्ट डिवीजन में होंगे तो फर्स्ट डिवीजन से पता चलेगा कि बॉयज टॉपर है या गर्ल्स टॉपर है। तो ये कंडीशन हमें देनी जरूरी है। फिर सिंपल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। 5 बॉयज ऐसे हैं जिनके 60% से ऊपर परसेंटेज आए हैं। तो अब गर्ल्स का निकलेगा तब पता चलेगा कि टॉपर गर्ल्स हैं या बॉयज हैं। तो यहाँ पे हम गर्ल्स का स्कोर भी निकाल लेते हैं। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, काउंटिफ्स ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे वही चीज पूछी जा रही है, क्राइटेरिया रेंज। ये हमारे पास क्राइटेरिया रेंज जो है वो बॉय और गर्ल वाली रेंज है। अब क्राइटेरिया क्या होगा? पहले हमने बॉय का निकाला था, इसलिए बॉय वाला सेल सेलेक्ट किया। अब हम गर्ल्स का निकाल रहे हैं, इसलिए गर्ल वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ये इस तरह से। उसके बाद परसेंटेज वाली रेंज आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन वही कंडीशन हम देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 60
डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज, यानी 60% से ऊपर जितनी भी गर्ल्स हैं वो टॉपर हैं। ये क्लोज किया हमने, एंटर किया। देखिए दोनों का हमारे पास रिकॉर्ड आ गया है कि बॉयज जो है वो 5 हैं और गर्ल्स जो है वो 2 है, यानी स्कोर किसका ज्यादा हुआ, बॉयज का, यानी टॉपर कौन हुए, बॉयज हुए। तो एक क्लास की रेंज में हमें ये पता करना है कि बॉयज टॉपर है या गर्ल्स टॉपर है, तो इस तरह से हम यहाँ पे काउंटिव्स फॉर्मूले को यूज करके हम दोनों का, बॉय और गर्ल का परसेंटेज के आधार पे उनका निकाल सकते हैं कि टॉपर कौन है। तो टॉपर यहाँ हमारे सामने आ गया है कि 5 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, इसलिए टॉपर बॉयज हुए। तो इसको करके जरूर देखिएगा।